अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से क्राइम टुडे न्यूज़ आपके हक के लिए, आपके अधिकार क्या है उसके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद अजहर साहब लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके हक क्या है, कौन से केस में आपके अधिकार है, आपका हक क्या है, इसके लिए लगातार ये बात कर रहे हैं। और नाज़रीन को भी ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है और कई लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कई लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनके जो मसले हैं, उनके जो परेशानियां हैं और उसके लिए बात कर रहे हैं। तो आज हमने पिछली बार जो एक बताई थी कि किस तरह से ख़वातीन का, औरतों का जो हक़ है, जो हमारा संविधान उनको इजाज़त दिया है कानूनी एतबार से, तो उनके हक़ के बारे में बात की गई थी। इसके बाद से कई मर्द हज़रात हमसे कांटेक्ट किए, मैसेज के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए। उनका ये कहना था कि उनको भी कहीं ना कहीं जुल्म का शिकार बनना पड़ रहा है, फेक केसों का उनके ऊपर डाला जा रहा है और एक तरफा जो है बीवी जब केस डालती है तो उसको शिकार बनना पड़ रहा है उनको। तो इनके क्या हक़ है, इनके क्या अधिकार है, इसी बात को लेकर आज फिर एक बार हमारे ऑफिस पर हमने जनाब मोहम्मद अजहर साहब को बुलाया है, हाई कोर्ट एडवोकेट को, ताकि ये सारे जो सवालात आपके जहन में हैं वो उसका क्लियर कर सके और आपको बता सके कि आपका हक़ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अजहर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए टाइम निकाल कर। कि जिस तरह से एक डोरी केस होता है, डोरी केस में औरतों का तो हक होता है, औरतों को पावर दिया जाता है, कई जगहों पर फेक कंप्लेंट भी हमको नज़र आते हैं, तो वहीं पर मर्द हजरात भी कहीं ना कहीं इनके शिकार बनते हैं। कई बार कई लोग ऐसे किए कि भाई उनको जो है कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। तो इसमें हमारा संविधान, हमारा कानून, इसमें क्या उनके राइट्स दिया है और क्या उनको हक दिया है, इसके बारे में अगर आप बोले तो नाज़रीन को जो है समझ में आएगा। ज़रूर। देखिए, इसमें तो कैसे होता है, सबसे पहले जब एक वाइफ कंप्लेन करती है, 490 का कंप्लेन होने दीजिए, या कोई कंप्लेन फाइल होती है जो है डीवी एक्ट के अंडर, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर जब कंप्लेन होती है, तो ये नॉर्मली प्रेज्यूम किया जाता है कि जो औरत जो है वो जो कंप्लेन कर रहे हैं कोई अब्यूज़ हुआ होगा उनके साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है बस कन्विक्ट ही हो जाएंगे उसमें। उसके अंदर देखिए, जो 498 केसेस है उसके अंदर कन्विक्शन रेट सिर्फ 12% है, यानी कि हर 100 केस में 88 केसेस में जो है कन्विक्शन नहीं हो पा रहा है। तो 88 यानी कि अब यहाँ पे इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो है हमेशा जो है कंप्लेन जेन्युइन नहीं होती है, कोई दूसरा मोटिव भी होता है कंप्लेन फाइल करने के टाइम पे। तो जब ऐसे ये इंसिडेंट होता है कि आपने कंप्लेन कर दिया, उनके जो है आपके उनके डिस्टेंट रिलेटिव्स को भी उनका नाम ले लिया, कोई मामू का नाम ले लिए, कोई बड़े रहते शादी में उनका नाम भी आप ले लेते, क्योंकि आपका जब वाइफ ऐसे करते हैं तो उनका ये इंटेंशन भी कई बार बाहर आया है कि कोई जो है ना स्कोर सेटल करने, यानी कि कोई जो है कोई बदला लेने की एक इच्छा जो है, वो इच्छा में जो है ये कंप्लेन फाइल की जाती है। तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई बार इस चीज़ के ऊपर इसको गलत करार दिया है। एंड इसके मिसयूज़ जो है हर किसी को पता है, ये कोर्ट्स को भी पता है, लॉयर्स को भी पता है। तो अगर आपके ऊपर ऐसी फेक कंप्लेंट फाइल होती है एंड उसके अंदर अगर क्लियर कट समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली जो है हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। एंड कम से कम जो फैमिली वाले हैं, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप जिसके साथ थी नहीं, जिसके ऊपर कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं होता है, बस ये बोलता है कि वाइफ जब कंप्लेन फाइल करती है तो ये बोलती है कि हाँ भाई इन्होंने सो एंड सो ने हमको डाउरी के लिए हैरास किया। तो कानून ये बोलता है कि आप स्पेसिफिक डेट बताइए, टाइम बताइए, आप किस तरह से आपको हैरास किया गया और किस दिन किस पर्सन ने हैरास किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये मिसिंग होते हैं जब भी ऐसे कंप्लेंट, जो ऑमनिबस एलिगेशन बोलते हैं इसे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एक ही एलिगेशन को सब पे थोप रहे हैं। तो ऐसे जब भी एलिगेशंस आते हैं तो जो फैमिली मेम्बर्स जिसका डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं होता है, जो अलग से रह रहे हैं, इनके फैमिली में इनके डिस्प्यूट्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हाई कोर्ट डेफिनेटली जो है उसको क्वाश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसे सिचुएशंस में जो है ना केसेस को, अगर झूठी कंप्लेंट समझ में आ रही है, आप ट्रायल को जाने से पहले ही हाई कोर्ट को अप्रोच कर क्वाश करवा सकते हैं। अमूमन देखते हैं हम कि ज़्यादातर जो है औरतें, जैसा आपने खुलासा किया कि रिश्तेदारों के नाम लिए जाते हैं। कोई बहन रहती है बच्चे की, मर्द हजरात की बहन रहती है, माँ रहती है, भाभी रहती है, कई लोगों के ऊपर तो एलिगेशन लगाते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि पुलिस स्टेशनों में सेटलमेंट होते हैं, बहुत पैमाने पे पुलिस की जानिब से जो है लापरवाही का मुजाहरा किया जाता है और एक तरफा कार्रवाई की जाती है। अब इसके नतीजे में क्या मर्द हजरात हाई कोर्ट को जाने से इनको राहत मिलेगी?
यस बेशक, जब भी अगर कोई पुलिस ये कोशिश कर रही है कि आपका मैटर सेटल कराने की कोशिश कर रही है वहाँ बिठाकर, कि कई बार ऐसा भी होता है कि हस्बैंड वाइफ को जैसे काउंसलिंग में बुलाया जाता है कि आप इसके ऊपर ये पेपर्स पे साइन कर दीजिए, आप इनको ये प्रॉपर्टी दे दीजिए, आप इतने पैसे कबूल कर लीजिए देना है इनको, तो इसकी कानून में कोई इजाज़त नहीं है, पुलिस को कोई राइट नहीं है। इनफैक्ट पुलिस पे अगर एक्शन हो सकता है, अगर पुलिस जो है इस डायरेक्शन में अगर काम कर रही है ना, ऐसा कुछ अगर कोशिश कर रही है कुछ सेटलमेंट करवाने की दोनों के बीच में, तो इसका जो है हाई कोर्ट जो है इसमें जो है कई बार पुलिस वालों को भी पेनल्टी हुई है इंटरफेयर करने के लिए। पुलिस वालों का काम है, कंप्लेंट जब आ रही है आप इन्वेस्टिगेशन करिए, आप चार्जशीट फाइल करिए। अगर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि मीडिएशन की कोशिश वो भी पुलिस वाले नहीं करते, मीडिएट जो भरोसा सेंटर है या जो भी जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस है उसमें जो है काउंसलिंग होती है, एक कॉमन ग्राउंड में आने की कोशिश, क्योंकि रिकंसाइलमेंट जो होता है यानी कि सुलह की कोशिश, वो जो है वैसे ऑर्गेनाइजेशंस कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप इतना मेंटेनेंस फिक्स करके इनको दे दीजिए, ये प्रॉपर्टी इनको दे दीजिए, आप इनसे डाइवोर्स ले लीजिए, ये पुलिस को इसके अंदर ऐसा कोई राइट नहीं है, ना पुलिस कोई सेटलमेंट ऐसे करवा सकती है। इसके ऊपर डेफिनेटली पुलिस के ऊपर एक्शन होता है। अगर आप हाई कोर्ट को जाएंगे तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है उनके ऊपर। जिस तरह से आपने अभी कहा कि भरोसा सेंटर को जा सकते हैं, ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, गवर्नमेंट की जानिब से खोला गया है, लेकिन हम देखते हैं कि कई जगहों पर महिला मंडल के नाम पे जो है ऑफिसर्स खोले जा रहे हैं और उनका काम ये है कि वाइफ को बोला, वाइफ की कंप्लेंट आई तो वाइफ से बात करें, उनसे कोई रुपये ले लिए, फिर हस्बैंड से बात करें, तो वो मिलाने की जगह पे, काउंसलिंग की जगह पे जो है दोनों ज़िंदगियों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये लोग वहाँ पर जाए या फिर ऐसे भरोसा सेंटर की तरफ आए या फिर अपने कोई एडवोकेट से ज़रिए काम करें या कोर्ट के ज़रिए काम करें? ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जो है ना अब इम्पोर्टेंस जो है ये वुमेन या फिर ये मेन जो दे रहे हैं बोलकर उनको उतनी इज्जत मिल रही है। ऐसा तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप उनसे कोई उनके ना कम्युनिकेशन की कोई लीगली वैलिडिटी है। अगर उन्होंने कुछ बुलाया है तो आप डेफिनेटली, अगर उन्हें कोई एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि आप इतने पैसे दीजिए ये वो, आप वैसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसका कोई जो है ना सैंक्टिटी जो है कोई महिला मंडल्स की यहाँ पे लीगली एनफोर्स सैंक्टिटी जो है बस मिलाने के हद तक अगर कोशिश की जा रही है तो समझ सकते हैं, लेकिन सेटलमेंट्स का आप जो है इनसे पैसे लीजिए उनसे पैसे लीजिए, इसका कोई जो है रिकग्निशन नहीं है। इनफैक्ट एक्सटॉर्शन की कंप्लेन हो सकते हैं अगर ऐसा कोई कोशिश अगर कर रहा है, किसी की मजबूरी पे जो है पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है, तो डेफिनेटली आप जो है ये गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशंस को जाइए, कोर्ट्स को अप्रोच करिए। आप जो है इसको जो है बढ़ावा देना कोई महिला मंडल्स को जो है किसी भी सूरत हाल में, मैं कम से कम मैं तो मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन में जो है इसको जायज़ नहीं समझता। देखिए नाज़रीन को ये समझना चाहिए कि जिस तरह से ये जो खुले हैं महिला मंडल के नाम पर, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। इस पर आप तवज्जो दीजिए, आपके पास कोर्ट है, अदालतें हैं, कानून है, वहाँ जाकर मदद ले सकते हैं। सब दूसरी चीज़ इसमें चीज़ आती है कि मेंटेनेंस, ये बहुत बड़ा मसला है। मेंटेनेंस देने के लिए जो है उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, परेशान किया जाता है। कई जगहों पर हमने देखा है कि कई लोग सुसाइड करके जैसे कदम उठा लेते हैं, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो इससे कैसा हमारा कानून जो है मर्द हज़रात को जो है ये मेंटेनेंस से बचने के लिए कुछ राहत है या किस तरह से बच सकता है? देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मेंटेनेंस का जब भी क्वेश्चन आता है, आपके वाइफ का मेंटेनेंस होता है या आपके बच्चों का मेंटेनेंस होता है। अभी अपना जो डिस्कशन है उसी पे सीमित रखेंगे अपन। पेरेंट्स भी जो है मेंटेनेंस के लिए फ़ाइल कर सकते अपने बच्चों के अगेंस्ट, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे जो वाइफ और बच्चों का जो मेंटेनेंस है, अभी एक बार जो है अब मैं मर्द हजरात की भी बात करूँ यहाँ पे, तो आपने शादी की है तो लॉ भी ये बोलता है कि जब आपने शादी की है, जब आपकी वाइफ है, जब आपके जो है बच्चे हैं उस शादी से, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंटेन करना। वो मेंटेन नहीं करना जो है उनको वापस जो है क्राइम है, सेक्शन 125 सीआरपीसी में पिटीशन वाइफ फाइल कर सकती है। लेकिन मेंटेनेंस ग्रांट करते समय कोर्ट भी ज़रूर ये देखता है कि ये लड़की या ये जो वाइफ है वो अपने मर्जी से जाकर है क्या वहाँ पे, खुद से बिना वजह अगर कोई जाके अगर है तो कोर्ट भी इसको इंकरेज नहीं करता। कोर्ट भी वापस क्वेश्चन पोज करता है कि आप इनसे अलग रहने की वजह क्या है। एंड अगर हस्बैंड बोल दे कि भाई मैं तो इनको लेके जाने के लिए रेडी हूँ, इन्हों अपने मर्जी से बाहर है, या फिर इन्हों जो है किसी और के साथ है, एडल्ट्री में है, तो कोर्ट ऐसे सिचुएशनों में भी जो है मेंटेनेंस नहीं देता है। और आदमी का जो कैपेसिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेनेंस के टाइम पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो है सैलरी सिर्फ 20,000 है तो उसको मेंटेनेंस 15,000 या 20,000 अवॉर्ड नहीं किया जाता वाइफ को। यहाँ इस सूरत हाल में वाइफ पूछेगी मेंटेनेंस 50,000 पूछेगी, 1 लाख पूछेगी या जो भी पूछेगी। तो यहाँ पे
हस्बैंड का जो पोजीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन, उसके जो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपने माँ बाप की तरफ, वो सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही मेंटेनेंस दिया जाता है। ऐसा एग्जॉर्बिडेंट मेंटेनेंस अगर कोई सिचुएशन में अगर दिया गया है तो आप डेफिनेटली आप ये सारे प्रूफ्स दिखा सकते हैं कि आपका जो है सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी इतनी है, आपका खर्च माँ बाप की तरफ कितना है, इतना है, अच्छा ठीक है, आपका ईएमआई जो है, हाउस ईएमआई जो आपने फैमिली के लिए लिया है उसका ईएमआई इतना है। तो ये सारी चीज़ जो है ना डेफिनेटली कंसिडर होंगे। आप जो है जस्ट बिकॉज कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए आपको जो है कोई नोटिस आई है, कोर्ट की तरफ से समन आया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप परेशान हो जाएंगे कि 50,000 मेंटेनेंस मांग रही है वाइफ महीने को, मेरी तो सैलरी ही 40,000 की है, मैं 50,000 कहाँ से दूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। वाइफ बहुत कुछ मांग सकते, चांद सितारे भी मांग सकते, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है कोर्ट वो देखता है, उसके हिसाब में जो है एविडेंस लिया जाता है। एंड ये भी देखा जाता है कि वाइफ अलग क्यों रह रही है। अगर बिना वजह अलग रह रही है तो मेंटेनेंस फिर वो सूरत हाल में नहीं मिलेगा। कोई सफिशिएंट कॉज का जो है जिक्र है सेक्शन 125 में कि सफिशिएंट कॉज, यानी कि हस्बैंड मेरे को मार रहा है या फिर हस्बैंड मेरे को घर से निकाल दिया, तो वैसे जो है वो सफिशिएंट ग्राउंड से वाइफ वापस हस्बैंड के साथ नहीं रहने का। एंड वैसे सूरत हाल में क्योंकि हस्बैंड पैसे नहीं दे रहे हैं, मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उसी सूरत हाल में जो है कोर्ट मेंटेनेंस देती है। ऐसा नहीं कि बस डरा दिए कि मैं कोर्ट जाऊंगी, आपके खिलाफ इतना मेंटेनेंस डिमांड करूंगी तो मेरे को मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आपकी कंडीशन जो है और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सब चीज़ को नज़र रखते हुए कोर्ट ही कंक्लूजन पे आती है। अगर कोर्ट अगर मेंटेनेंस दे भी देती है तो आप जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं सब्सिक्वेंट हाई कोर्ट में। आप जो है अपने प्रूफ्स लगाइए, अब डेफिनेटली हाई कोर्ट भी ये चीज़ को कंसिडर करेगा। तो जिस तरह से कई बार हमने देखा है कि मेंटेनेंस केस में जो है कई मर्द हजरात को जेलों में भी डाला गया है, जेलों में जाके जेला काट रहे हैं, काट के 1-1 महीना 2-2 महीने रह के आ रहे हैं। ये कैसे वो लोग डिफेंस कर सकते हैं? अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आप जो बोल रहे हैं ना, जो जेल को भेज दिया जा रहा है, ये आखिरी कड़ी है। उससे पहले चंद स्टेप्स होते हैं। अगर वो स्टेप्स में आप जो है, अब कैसा है, पानी आने से पहले आपको जो है बांध लेना चाहिए था वहाँ पे ब्रिज। आप ब्रिज नहीं बने, अब पानी पूरा आ रहा है तो अब क्या करेंगे बोल के बोलते, अब क्या ऑप्शन रहता है, आपको कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा वो मोमेंट में। अब जब जेल को जाने के बाद, तो जेल वो हद तक आती कब बात कि कोर्ट आपको ऑर्डर करता सबसे फर्स्ट सिचुएशन में कि आप इतना इतना मेंटेनेंस दीजिए। अभी आपने कोर्ट के ऑर्डर को धिक्कारा, आपने कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना, तो कोर्ट के पास ऑप्शन क्या होगा, कोर्ट बोलेगा कि या तो पैसे दो जो हमने ऑर्डर किया है, या फिर आप जेल को जाओ। अभी आप जो है वो सिचुएशन में हीरो बनकर हाँ मैं तैयार हूँ जेल को जाने के लिए अगर आप बोलेंगे, या फिर अगर किसी का ऐसे कई बार ऐसा भी होता है कि फाइनेंशियल कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, वो मेंटेनेंस बढ़ता 10,000 बढ़ता, अगर 10,000 किसी को मेंटेनेंस अवार्ड हुआ है, वो बढ़ के वो कुछ 2-3 लाख तक चले जाता 2-3 साल में। कई बार क्या होता है, पास्ट मेंटेनेंस भी, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन भी ऑर्डर होता है। अब देखिए जैसा कि अभी केस चल गया मेंटेनेंस का 2 साल तक, 2 साल के बाद आए उसके अंदर ऑर्डर के आप जो है लास्ट 2 साल का ड्यू बनिए इनको, अचानक होता है, कई बार होता है। तो वो सिचुएशन में आपके पास पैसे नहीं होते तो आप कोर्ट से टाइम मांग सकते हैं। कोर्ट ऐसा भी नहीं है कि इतना भी निर्दयी नहीं रहता कि ऐसे कुचल देंगे कि भाई आप सीधे सीधे आप नहीं बने चले जाओ। आपको कई मौके मिलते हैं कंप्लाई करने के। आप पार्शियल कंप्लायंस भी कर सकते हैं कि हाँ भाई इतने नहीं हुए मेरे से, इतने हुए, मैं इतने इतने कर इनको दूंगा। तो आप अपना बोनाफाइड एस्टैब्लिश करिए कोर्ट के सामने कि भाई मैं जो है इतना नहीं इतना दे सकता हूँ अभी। तो कुछ अगर रीजनेबल सिचुएशन है वो आदमी की, तो डेफिनेटली जो है आपके एडवोकेट रिप्रेजेंट करेंगे एंड कोर्ट से मोहलत मिल सकती है। वो जो आप बता रहे हैं कि जेलों को भेजने की जो बात हो रही है, वो तो एक्सट्रीम कंडीशन, वो तो यानी कि वो लास्ट ऑप्शन है वो। उसके बाद फिर जब जेल काट के आएंगे, आने का फिर कहीं ना मेंटेनेंस का तलवार लटकी हुई रहेगी। वो तो है ही। आप जब तक उसको चैलेंज नहीं करेंगे वो ऑर्डर को हायर कोर्ट में, या फिर कंप्लाई नहीं करेंगे, आपको स्टे नहीं मिलेगा अगर हाई कोर्ट से, तो वो तो तलवार, बेशक कोर्ट का ऑर्डर है, इज्जत तो करना ही है सबको। दूसरी ये बात है कि जो ट्रिपल तलाक का एक मसला आया जी, ट्रिपल तलाक पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको किस नज़र से, किस तरह से जरी बात पे कंप्लेंट की जा रही है ख़वातीनों की जानिब से? कोई फ़ोन पे जरिए बात कर दिए तो उसको रिकॉर्डिंग लेके आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किया जा रहा है। कोई गुस्से में, वाइफ एंड हस्बैंड में कई ऐसे बातें होती है, तो गुस्से में अगर कोई बोल दिया ऐसा तो वो आकर कंप्लेंट दी जाती है। यानी ये कानून का अलग फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसको किस तरह से मर्द हज़रात इसका शिकार बन गए हैं? पहले से तो ये प्रॉब्लम थी, उनको एक नया ये प्रॉब्लम आया, ये कैसा आप वो लोग वो कर सकते? देखिए सबसे पहले तो अपन इसका बैकड्रॉप समझेंगे, यानी कि जो हिस्ट्री थी जब ये एक्ट आया तो हो रहा क्या रहा था देश में अपने। बोल तो कई बार एनआरआईज जो थे, हस्बैंड्स वहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे नोक झोंक जो है इन लॉस में या फिर हस्बैंड से डिस्प्यूट कोई होता था तो बोल देते थे कि 3 बार तलाक बोल दिया, चलो अब जो तलाक़ बिद्दत जिसे बोलते हैं कि आप जो है घर को चले जाइए, अपना तलाक ख़त्म हो गया, आप आपके घर को जा सकते।
तो ऐसा इंसिडेंस अपने हैदराबाद में भी बहुत बढ़ गया था वो मोमेंट पे कि भाई हाँ भाई गुस्सा आने की देर एकदम ऐसा मतलब तलवार लटक रही थी औरत के सिर पे कि भाई कब जो है इनको गुस्सा आएगा, कब इन्हों बोल देंगे, एक बार तलाक बोल तो अब शरीयत में मानने वाले वुमेन है ये तो जैसा अगर तलाक बोलेंगे तलाक ख़त्म हो गया तो अब क्या वजूद रहेगा मेरा उसके बाद। तो वो सिचुएशन में कानून ये आया कि भाई आप इंस्टेंट तलाक नहीं दे सकते, यानी कि आप जो है मैं बोल दिया ख़त्म, अभी 3 बार बोल दिया या एक बार तलाक बोल दिया आपको, आपका तलाक हो गया, आपको व्हाट्सएप के ज़रिए बोल दिया या एफिडेविट आपको नोटिस के ज़रिए बोल दिया। तो इस चीज़ से औरतों को जो है प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो ट्रिपल तलाक का जो एक्ट आप बता रहे हैं वो आया था। 3 साल की सज़ा है उसमें अगर इंस्टेंट अगर आप ऐसा करते हैं, कोई हस्बैंड ऐसा करता है। सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, जो सपोर्ट करते हैं हस्बैंड को, जो विटनेस बनते हैं वो चीज़ में, अगर खाजी साहब का भी अगर कुछ इन्वॉल्वमेंट अगर उसके अंदर रहा इंस्टेंट तलाक देने में तो वहाँ तक भी बात जा सकती है कि केस हो सकता है उनके अगेंस्ट भी। तो इससे बचने के लिए मतलब अभी इसके अंदर जो है सिचुएशन ये है कि आप जो है कि इंस्टेंट जो तलाक है उसको मत अपनाइए। जो शरीयती तौर से जो है जो आइडियल तरीका है तलाक देने का कि पहले आप दिए, फिर कुछ टाइम जो इद्दत पीरियड का टाइम होता है फर्स्ट मंथ, फिर उसके बाद दूसरी बार, फिर दूसरा उसके साथ मेंटेनेंस भी आपको देना होता है वो टाइम पीरियड का, फिर तीसरी बार, फिर वो 3 जो भी आप नोटिस भेजे उसका प्रूफ कि उनको डिलीवर हुआ एंड मेंटेनेंस का अमाउंट उनको दिया गया, आप उसका प्रूफ लेके जाके काजी के पास जाइए। काजी जो है सब स्क्रूटनाइज करेंगे, यानी कि उनके पास चेकलिस्ट होती है कि हाँ भाई इन्होंने ये किया ये किया ये किया, फिर वो जो है उसके बेसिस पे तलाक का सर्टिफिकेट इशू हो सकता है। वो बैन नहीं है। अगर आप जो है तरीका फॉलो करते हुए जो 3 का जो है अलग अलग टाइम देते हुए आप मेंटेनेंस का अमाउंट वो 3 महीने देते हुए अगर आप कर रहे हैं तो उस चीज़ को जो है तलाक हो सकता है वैसे सिचुएशन में। लेकिन ये जो इंस्टेंट जो है गुस्से में आके या इंस्टेंट जो है मैं आदमी हूँ, मैं अपना डिस्क्रिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे को मतलब राइट दिया हुआ है ये शरीयत की तरफ से बोलकर, तो इसको जो है वो चीज़ बैन करने के लिए लॉ का इंटेंशन वो था कि ऐसे जो है औरतों को जो है इमीडिएटली ऐसा मतलब रातों रात उन लोग किसी के घर के अपने मतलब बेघर हो जा रहे थे ना, तो उसलिए जो है वो लॉ लाया गया है। तो मिसयूज़ बोलते अगर आप करेंगे नहीं अगर ये सब, उसमें भी तो प्रूफ की ज़रूरत होगी ही ना, क्रिमिनल केस है, कुछ ना कुछ अगर प्रूफ है कि आपने ऐसे किया, गलत काम किया है तो आपको जो है कानून को फेस करना ही है। फिर अगर आप व्हाट्सएप के ज़रिए दिए या कॉल पे दिए बोलते हो, अब लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो अगर आपको वो इन्वाइट नहीं करना है तो आप करिए मत। अगर कंप्लेंट झूठी है तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का वाइफ पे मुकदमा चलाइए फिर अब आप। तो ये एक आखिरी सवाल ये कि कई कुछ लोग हमसे कांटेक्ट किए थे कि जो शरीयत के हिसाब से 15-16 साल की उम्र में बच्चों की शादी की जाती थी, लेकिन अब जो है कानूनी एतबार से 21 साल लड़की की रखी गई है तालिबान मर्जिता समझ। तो इसको किस तरह से देखें, लड़की 21 साल तक हम इंतज़ार करें या फिर 20 साल 19 साल की उम्र में भी हम शादी कर सकते हैं? नहीं 21 साल का बल्कि कोई ऐसा मैंडेट नहीं है। जब भी मेजर जब कोई हो जाता है 18 साल का तो वो जो है 18 ईयर्स फॉर द वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर द मेल जो है वो शादी जो है उसके बाद की जा सकती है। उससे पहले अब ये नया जो एक्ट है पॉक्सो एक्ट बोल के है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, तो 18 साल के नीचे तक जो है ना उसको जो है नाबालिग ही कंसिडर करते हैं। तो इसमें जो है अब तक जो आप फॉलो कर रहे थे ये एक्ट आने से पहले शायद चल भी जाता था, कानून में भी जो है कई जगह कस्टम को रिकॉग्नाइज किया जाता था कि हाँ भाई इनका कस्टम है, ये कस्टम हमारे पास ही नहीं, हम ये कस्टम जो है राजस्थान में भी था, सिमिलर कस्टम था। तो अभी जो है वो ये जो स्पेशल एक्ट आया है उसके बाद से थोड़ा सा जो है डेफिनेटली केसेस हुए हैं। कई बार हस्बैंड के ऊपर पॉक्सो का केस चला है जिससे 17 साल कुछ महीनों की बच्ची थी यानी उसकी शादी करी है। तो इसमें जो है पेरेंट्स भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अब तो मैं तो मतलब जितना मेरा अंदाज़ा है खाजियाँ खुद ये चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। जो अगर पढ़ा देख रहे हैं, आधार कार्ड देख रहे हैं, जी हम निकाह नहीं पढ़ाते बल्कि पीछे हट जा रहे हैं, तो अच्छी एक हिसाब से जो है आपको लॉ ऑफ द लैंड को रिस्पेक्ट करना है। तो 18 ईयर्स के होने तक जो है आप लड़की का वेट करना जायज़ है करंट सिचुएशन जो भी लॉ के हिसाब से। तो डेफिनेटली आप जो है कोई अगर कानून नहीं तोड़ना चाह रहे तो वेट करिए, अगर आपको कानून तोड़ना है उसके बाद अगर आपको चैलेंज करना है जो भी है तो कानून एंड कोर्ट्स तो है ही है, फिर पुलिस केस होगा, जब देखिए क्या होता है फिर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अजहर साहब, वाज़ेह तौर पे खुलासा किए हैं और गालिबन वो जो मर्द हजरात जिन्होंने हमसे सवाल कर रहे थे और उनका जो हक़ है, उनका जो क्या अधिकार है वो पूछ रहे थे, तो शायद उनको जवाब मिल चुका है जनाब मोहम्मद अजहर साहब के ज़रिए। उम्मीद करते हैं कि अपने हक़ को सही इस्तेमाल करें और उस नौबत तक ही ना जाएं जो जिसमें आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। तो एक शादी निकाह एक अच्छा एक मामला है, एक बीवी के साथ रहना, एक शौहर के साथ रहना, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि छोटी छोटी बात पर जो है पुलिस स्टेशन जाकर
डोली हरासमेंट का केस डालना वो ख़वातीन भी वो ठीक बात नहीं है। और शोहरों की भी ये जिम्मेदारी है कि अपनी बीवी को, अपनी माँ को, अपने बहनों को, सबको एक साथ लेकर चले, ताकि इस तरह की हालातों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपके भी इख्तियारात है, लेकिन एक हद तक आपके भी इख्तियारात है, एक हद तक औरतों की भी इख्तियारात है। सारी जो है जनाब मोहम्मद अजहर साहब ने बताई है। उम्मीद करते हैं आपको सारी बात समझ में आई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजहर साहब, आपने फिर एक बार जो है हमारे नाज़रीन को वाज़ेह तौर पर बताया है। उम्मीद करते हैं फिर एक नए जो है सवालों के साथ हम जो है मोहम्मद अजहर साहब से मुलाकात करेंगे, क्योंकि इतवार का दिन ही है जो हम ये न्यूज़ डाल रहे हैं। कई लोगों को पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता। उम्मीद करते हैं आगे चलकर और अच्छे सब्जेक्ट और अच्छी बातें जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके जो हक़ है, अधिकार है कानूनी एतबार से, उसका खुलेआम जवाब देंगे जनाब मोहम्मद अजहर साहब। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली, हैदराबाद।